हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी में सिविक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल मैं 60 क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा सिविक्स जो है तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन हम करेंगे पूरा समझते हुए और जो उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स होता है सब कुछ जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और आप लोगों को बता दूँ कि जो सिविक्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें ज़्यादातर जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कभी ना कभी जो है पढ़ा होगा 6 to 8 की जो है आपके सिविक्स से क्वेश्चन आता है। 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। रूढ़िवाद धारणाओं से क्वेश्चन आता है, समानता से, विविधता से, स्वतंत्रता से क्वेश्चन होता है, संसद से क्वेश्चन होता है, लोकसभा, राज्यसभा से, पंचायत से, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने की जरूरत पड़ेगी, मैं सब कुछ जो है आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप ये 60 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो है आधे से ज़्यादा सिविक्स जो है तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा समझते हुए हमें करना है। और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही करवा रही हूँ, तो आप लोगों की एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी तैयार होते हुए चल रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ जो हमेशा सीटेट को लेकर अपडेट रहना चाहते हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये सब तो रही बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन से जो है हमारा सिविक्स स्टार्ट हो जाता है और हम पूरा जो है 28 से 40 नंबर तक के क्वेश्चन को करेंगे, मतलब कि 58 से 70 तक के क्वेश्चन को करेंगे। कई बार सिविक्स में 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 12 से क्वेश्चन आते हैं और कई बार जो है 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का विपरीत है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का विपरीत है। यहाँ पे रूढ़िबद्ध धारणाएं के बारे में नहीं पूछा बल्कि इसके विपरीत पूछा है, मतलब इनमें से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का नहीं है। और 3 तो रूढ़िबद्ध धारणाओं से रिलेटेड जो है ऑप्शन होगा और एक जो है इसके विपरीत होगा। तो विपरीत वाला पूछा है। कभी भी क्वेश्चन को ना समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं कि जल्दबाजी में जो है ना, आप ही लोगों से नहीं, ये नॉर्मली सबसे जो, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। लेकिन मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे जो है हम मिस्टेक कर सकते हैं वहाँ पे आप लोगों को मैं अवेयर कर दूँ। देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनाने का विपरीत है, मतलब रूढ़िबद्ध धारणाएं वाला जो ऑप्शन होगा उसे हमें ऑप्ट नहीं करना, उसके विपरीत मतलब करेक्ट वाला ऑप्शन हमें जो है देखना है। समाज में व्यक्तित्व की पहचान करना, अगर हम व्यक्तित्व की पहचान करेंगे तो क्या ये रूढ़िबद्ध धारणा है? बिल्कुल भी नहीं। लोगों को एक खांचे में जड़ना, मतलब अगर मतलब कोई भी लड़की, ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं लड़कियां घर में काम करती हैं, तो ये नहीं कि सभी लड़कियां काम एक घर में ही करने वाली हैं, सभी जो है घरेलू काम ही करें, बाहर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियां जो है ना उनमें सॉफ्ट स्किल ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो ज़्यादातर वो काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। तो लोग मानते हैं कि सभी लड़कियाँ जो है उसको करेंगे, ऐसा नहीं है, सब नहीं। तो सभी लोगों को एक खांचे में जड़ना, ये रूढ़िबद्ध धारणा दर्शाता है। ठीक है, एक किस्म के लोगों के लिए पूर्वाग्रह रखना कि लड़के जो है बहुत ज़्यादा जो है ताकतवर होते हैं, लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, ऐसा नहीं। कहने का मतलब ये पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, लोगों की ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि लड़के जो है मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं और लड़कियां जो है मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं, ऐसा नहीं। ये जो है क्या एक पूर्वाग्रह है। समाज में एक रूपता की सराहना करना, एक रूपता की मतलब एक जैसे समाज की सराहना करना, क्या ये सही होगा? जब हमारे समाज में सब लोग जो है अलग अलग हैं, विभिन्नता पाई जाती है, विविधता देखने को मिलती है, तो एक रूपता को आप सराहना कैसे कर सकते हैं? तो क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने के विपरीत है इसमें? तो ये सब तो रूढ़िबद्ध धारणाओं से ही रिलेटेड है। क्या विपरीत है? समाज में व्यक्तित्व की पहचान करना, मतलब इंडिविजुअल को पहचानना, इंडिविजुअल को वैल्यू देना। ठीक है, व्यक्तित्व की उसकी पहचान करना, तो ये जो है उसके विपरीत है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाती है? मतलब एक जैसा अगर समाज है, ठीक है, एक ही जैसे लोग हैं, तो वहाँ पे क्या कमी पाई जाएगी? समानता की? तो बिल्कुल भी नहीं। एक ही जैसा समाज है तो वहाँ पे समानता भी देखने को मिलेगी, समरूपता भी देखने को मिलेगी, एक रूपता भी देखने को मिलेगी। क्या एक रूपी समाज में आपको विविधता देखने को मिलेगी? नहीं। तो इसी की जो है कमी पाई जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, विकास खंड स्तर की पंचायत को क्या कहते हैं? जो विकास खंड स्तर की जो पंचायत होती है उसे क्या कहते हैं? जनपद पंचायत, जिला परिषद, पंचायत सभा या ग्राम पंचायत? तो सबसे पहले समझ लीजिए आपको कि पंचायत के कितने स्तर होते हैं। तो पंचायत के ना 3 स्तर होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले जो है आपका ग्राम पंचायत आ जाता है,
ठीक है, ग्राम पंचायत। मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। पहला ग्राम पंचायत आ जाता है, दूसरा जो है पंचायत समिति आ जाता है, पंचायत और समिति, और तीसरा जो है आपका जिला परिषद आ जाता है। क्या आ जाता है? जिला परिषद। ठीक है, तो विकास खंड स्तर की जो पंचायत होती है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो तीन जो है हमारे पंचायत के स्तर हैं। तो विकास खंड के स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है? जनपद पंचायत कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों तो होगा नहीं, क्या होगा? जनपद पंचायत। याद रखिएगा, 20 लाख से अधिक जहाँ पे जनसंख्या होती है जिस भी राज्य की, 20 लाख से अगर अधिक हो गया तो वहाँ पे जो है ग्राम खंड और जिला स्तर में होता है, ग्राम खंड और जिला स्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अमेरिका में जो है महिलाओं का जो अधिकार मिला था, मतदान का अधिकार, जिसमें कि महिलाओं को भी जो है एक तरह से राजनीतिक अधिकार मिला था, तो वो 1920 में प्राप्त हुआ था। तो जो ये कथन दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं माना जाएगा? तो पहला क्या है? 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था। जब महिलाओं को अधिकार मिला था मतदान देने का 1920 में, तो उससे पहले इनको कैसे समान माना जा सकता है? तब तो ये तो वाक्य इसके संदर्भ में गलत है। ठीक है, समान माना जाता था तो नहीं, ऐसा नहीं है। और इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो ये वाला जो है, अभी आपने अगला भी देख लेते पहले। 1920 से पहले तक के पुरुष और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं दी गई थी। बिल्कुल, पुरुषों को तो मतदान देने का अधिकार था, ठीक है, लेकिन महिलाएं जो है राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती थी। महिलाओं को जो है ये अधिकार 1920 में मिला, तो महिलाओं को ये समानता नहीं दी गई थी। तो ये बात तो सही है कि 1920 से पहले पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं दी गई थी। ठीक है, 1920 से पहले अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। बिल्कुल, ये भी बात करेक्ट है। अमेरिका में महिला मताधिकार एक 20वीं शताब्दी की घटना है। महिला मताधिकार जो है एक घटना की तरह है। इसके बाद जो है महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार मिला, जिसमें उनको जो है वोट देने का अधिकार मिला था। तो 1920 से पहले महिलाओं को ये अधिकार पुरुषों के समान नहीं मिला था। तो ये वाक्य जो है सही नहीं माना जाएगा, जिसमें बोला जा रहा है कि पुरुषों के समान माना गया था। ठीक है, बाकी ये तो सब इसके संदर्भ में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ऑप्शन जो है 1 क्यों नहीं सही है? सिंपल सी बात है। एक आपका आंसर अपने आप में एक है, ये है कि महिलाओं को, अमेरिका में महिलाओं को जो मतदान देने का अधिकार है वो 1920 में प्राप्त हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। उससे पहले महिलाएं जो है समान नहीं थी, राजनीति में उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था, और सार्वभौमिक मताधिकार भी नहीं था 1920 से पहले। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके एक जो लाइन है वो एक फैक्चुअल लाइन है, फैक्ट्स हैं, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका 62। ठीक है, 62 क्या है? मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर 62 है, देखिए 32 क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब पक्की दुकानों की तुलना में, जो पक्की दुकानें होती हैं, तुलना में साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर क्यों मिल जाती हैं? पक्की दुकानें जो होती है वहाँ पे चीज़ें सस्ती नहीं मिलती, लेकिन साप्ताहिक बाज़ारों में चीज़ें सस्ती दामों पे मिल जाती हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? ठीक है, तो देखिए, साप्ताहिक बाज़ारों में व्यापारियों को कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, भर्ती नहीं करने पड़ते। आप लोगों ने देखा होगा, जो दुकानें होंगी, जो परमानेंट दुकानें होती हैं, वहाँ पे जो है बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, लेकिन साप्ताहिक बाज़ारों में जो है इस तरह की व्यक्तियों की जो है भर्ती नहीं करनी पड़ती है। तो ये बात तो करेक्ट है एकदम। दूसरा क्या बोल रहा है? साप्ताहिक बाज़ारों में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ये भी बात सही है, क्योंकि वहाँ पे हर कोई जो है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों को अपना जो है ना तो उनको रेंट देना पड़ता है, और ना ही जो है दुकानों के लिए जो सामान लगता है, ना ही लाइट बिजली इन सब का पैसा नहीं देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो है चीज़ों का दाम जो है सस्ते कर देते हैं। तो बहुत सारे जो है, एक ही व्यापारी कोई भी चीज़ है तो उसको कोई व्यापारी उसे ज़्यादा में बेच रहा होगा, तो दूसरा जो है उसको कम में बेच रहा होगा। तो यहाँ पर व्यापारियों में जो है बहुत कड़ी प्रतियोगिता देखने को, कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। तो ये भी बात करेक्ट है कि वीकली मार्केट में ये चीज़ देखने को मिलता है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत ख़राब होती है, तो ये करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता। वही चीज़ें जो अगर दुकानों में रख दी जाती हैं तो उसका दाम जो है बढ़ जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पे लाइट है, बिजली है, वहाँ का रेंट है, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो है, उसमें लोग जो है काम कर रहे हैं, तो सबको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर उनका रेट बढ़ जाता है। लेकिन वही चीज़ें अगर वीकली मार्केट में आ जाती है तो इसका मतलब वो ख़राब नहीं है। ऐसा नहीं कि ख़राब है इसलिए वीकली मार्केट में बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं। तो ए और बी जो है करेक्ट है इसके। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, खराब है ये, सही नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष निम्नलिखित में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था? तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जो है तवा मत्स्य संघ द्वारा एक संचालित एक संघर्ष जो हुआ था 1990 में,
जिसमें कि वो किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जो है ये चलाया गया था। तो किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था, तो आप लोगों को बता दूं कि जीवन के अधिकार को, ठीक है, जीविका चलाने के अधिकार को, जिसमें जो है लोग कमाते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं। तो सूचना का अधिकार, भूमि और वन इनका तो नहीं होगा, जीविका का अधिकार, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 34 क्वेश्चन नंबर क्या है। राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का जो चुनाव होता है, चुनाव किया जाता है, वो किसके द्वारा, राज्यों के लोगों के द्वारा। तो जो राज्यसभा, एक आप लोगों को पता ही, एक राज्यसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, और दूसरा क्या होता है, लोकसभा, राइट। दूसरा जो है लोकसभा होता है। राज्यसभा को जो है उच्च सदन बोला जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्य के लोगों के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। राजनीतिक दलों द्वारा जो बहुमत दल का विरोध करते हैं, नहीं। विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों में या मंत्रियों द्वारा, या विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, बिल्कुल। देखिए, तो ये तीनों ऑप्शन जो है ऊपर की गलत है। विभिन्न राज्यों के विधानसभा, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, वहाँ की जो विधानसभाएं हैं, उनके द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, याद रखिएगा, राज्यों और केंद्र शासित जो राज्य हैं, उनके जो विधानसभा है, वहाँ से जो निर्वाचित सदस्य, उनके द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब कई बार पूछ देता है ना सिंपल सा क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 245 सदस्य जो है राज्यसभा में हैं। लेकिन इसमें भी जो है 233 सदस्य जो है, ये 237 सदस्य हैं, लेकिन इसका जो 12 सदस्य जो है ना, ये राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। इसीलिए जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, इन्हें नामी सदस्य बोला जाता है। तो 233 + 12 245 हो गया, ठीक है। तो राज्यसभा की टोटल सदस्यों की संख्या पूछे तो 245 है। वैसे जो है अगर राष्ट्रपति द्वारा जब पूछे कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, और जो राज्यसभा के सदस्यों का वर्ष काल होता है ना, वो 6 वर्ष तक का होता है। वहीं पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, वो 5 वर्ष तक चुने जाते हैं, ठीक है। लोकसभा 5 वर्ष, और लेकिन राज्यसभा 6 वर्ष। और हर एक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है यहाँ पे क्या, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। ये तो आपका लोकसभा से था, सॉरी राज्यसभा से था। कई बार आपसे पूछ देता है लोकसभा, तो लोकसभा के सदस्य की अगर संख्या पूछे तो याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है कितना, 543 है, ठीक है। 543 सदस्य, और अधिकतम अगर पूछ दे तो 552। आज के टाइम में जो है 543 सदस्य जो है लोकसभा में है। और ये जो लोकसभा के सदस्य हैं ना, अपने अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा ये चुनकर आते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जो लोकसभा के सदस्य हैं, ये अपने अपने राज्यों से, अपने अपने जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है ये चुनकर आते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं, ये राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है, वहाँ की जो विधानसभा द्वारा जो निर्वाचित सदस्य, उनके द्वारा जो है चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसमें थोड़ा सा फैक्ट था, तो मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस आपके आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की जो तिथि है, कितना सिंपल सा, 8 मार्च को जो है महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। देखिए, कई क्वेश्चन जो है आपके इजी, फैक्चुअल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा अभी मैं 2-3 पेपर कराऊंगी, देखना चौथा पेपर आप बहुत ही ईजिली करेंगे, ठीक है। 4 पेपर जो है आज मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने वाली हूँ। बस बने रहिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं, अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अगर आप इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, या आपको CTET के रिगार्डिंग जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो चाहिए, या आपको जो टैग वर्ड्स हैं वो चाहिए, तो यहाँ पे जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर जो है मैं उनके ज़रूर मदद करूँगी, और एक गाइड प्रोवाइड करूँगी कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो मेन कमी है ना, वो गाइडेंस की है, और ये आप लोगों को वही बता सकता है जो इस चीज़ को जो है फील किया हो, इस चीज़ से जो है गुजरा हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सब तो रही बातें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न कथनों तथा ए तथा आर पर विचार कीजिए। 36 क्वेश्चन नंबर है। अब इसमें क्या है, देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत
पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। क्यों? क्योंकि पानी का अधिकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा जीवन, हमें जीवित रहने का अधिकार है। जीवन का अधिकार जो है 21A के अंतर्गत आता है ना। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत जो पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को पानी एक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। तो बिल्कुल दोनों बात सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने में के समर्थ बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली में आकर काम करने के समर्थ बनाता है? तो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक दायित्व है, संसदीय व्यवस्था, नीति। तो ये देखिए, ना तो मौलिक दायित्व है, ना ही संसदीय व्यवस्था, ना ही संसद ने ये व्यवस्था की है, ना ही एक मौलिक दायित्व है, ना ही नीति निर्देशक तत्व। लेकिन ये हमारा एक मौलिक अधिकार है कि हम किसी भी राज्य में जाकर अपने जीविका का उपार्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? DK बासु द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है वो किसके बारे में जो है सही है? तो देखिए, गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाएं, जो गिरफ्तारी और पूछताछ है उसके द्वारा जो है मानी जाने वाली प्रक्रियाएं, जन्म अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, घरेलू हिंसा के मामलों में जांच, निचली अदालत से ऊपरी अदालत में किसी भी मामले को लेकर अपील का प्रावधान। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है दिए गए DK बासु का दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में था? तो वो था गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान जो पुलिस द्वारा मानी जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको लेकर दिशा निर्देश दिया गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय, क्योंकि भारत का जो है ये सर्वोच्च न्यायालय होता है, और उच्चतम न्यायालय हमारे भारत में मतलब बोलते हैं ना कि जो उच्च न्यायालय है उसकी संख्या, उच्चतम न्यायालय जो है केवल एक ही होता है। ठीक है, अब ये उच्चतम न्यायालय में पूछ दिया जाता है कि न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार जो है किया गया। तो उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है 34 है। 33 जो है इसके एक जो है मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन थी? जेंडरिंग कास्ट, ये आपको मैं मान सकती हूँ कि ये आपको नहीं पता होगा, तो इसको देख लीजिए। जो जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस है, इसका जो है उमा चक्रवर्ती जो है इसकी लेखिका थी, याद कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? देखिए, सामाजिक हाशियाकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, ये पूरा टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड समझिएगा। सामाजिक हाशियाकरण से लेकर जो है ये क्वेश्चन किया गया है। कई व्यक्ति हाशियाकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे एक अलग भाषा बोलते हैं। तो क्योंकि वो एक अलग भाषा बोलते हैं तो वो हाशियाकरण का जो है महसूस कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला क्या है? हाशियाई समूह शक्तिहीनता और पराजय का एहसास अनुभव करता है। जो हाशियाई समूह के मतलब जो सामाजिक हाशियाकरण की अगर बात करें तो जो हाशियाई समूह के व्यक्ति हैं ये शक्तिहीनता और पराजय के एहसास का अनुभव जो है करता है। हाशियाकरण प्रायः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दायरे में किसी भी एक में ही महसूस किया जाता है, ऐसा नहीं है। किसी में भी महसूस किया जा सकता है, किसी एक में नहीं, सब में एक साथ भी महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए और बी जो है आपका करेक्ट है, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है हाशियाकरण को लेकर। इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर को उठाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन पेपर कर रहे हैं तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 28 से ही जो है आप लोगों की सिविक्स स्टार्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? विविधता का नहीं बल्कि असमानता का उदाहरण। ठीक है, एक विविधता अलग चीज़ है, असमानता अलग चीज़ है। समानता असमानता जो है आर्थिक स्तर पे देखा जाता है। ठीक है, तो विविधता किस में? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, हमारे भाषा के आधार पे। ठीक है ना, एकता में अनेकता में एकता की जो बात करते हैं वो विविधता के आधार पे हम करते हैं। तो धर्म का अंतर ये विविधता हुआ, मातृभाषा ये भी नहीं होगा, आर्थिक स्तर का अंतर, खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। तो ये तीनों तो जो है आप लोगों का क्या है? विविधता। लेकिन आर्थिक स्तर की बात करें जिसमें समानता और असमानता, तो आर्थिक स्तर जो है असमानता का उदाहरण है। देखिए, ये क्या क्वेश्चन आप कहीं पढ़े होंगे तभी ये कर पाएंगे? नहीं। तो मैं यही बोल रही हूँ ना, सिविक्स थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा अगर समझ के करेंगे तो ये आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बजाय अगर कोई क्वेश्चन संसद से या लोकसभा से, राज्यसभा से आ जाता है तो उसमें आपको याद करने की ज़रूरत है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है जो आपके पूर्वाग्रह से आ जाता है, विविधता से आ जाता है, असमानता से, हाशियाकरण से, या साप्ताहिक वीकली जो मार्केट है इससे आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होगा? ठीक है, 59 क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं। पूर्वाग्रह का जो है अर्थ क्या होता है?
देखिए, लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, पूर्वाग्रह का जो अर्थ है लोगों के बारे में एक नकारात्मक राय बनाना, ये हो सकता है बिल्कुल। लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, बिल्कुल सही बात है। लोगों को एक ही छवि में बांधना, तो पूर्वाग्रह जो है लोगों को ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा, एक ही छवि में बांधना, ये रूढ़िबद्ध है। लेकिन पूर्वाग्रह क्या है, नकारात्मक राय रखना, लोगों की वो हीनता की भाव से देखना। ठीक है, तो ए और बी जो है ये पूर्वाग्रह में आएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। एक मिनट, क्या आ गया ये, बहुत पीछे मतलब देखिए, क्योंकि ये पेपर है, ऑनलाइन पेपर है, और आपका थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हम नीचे चले गए, हिंदी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन था ना हमारा। वेट, यही दिक्कत हो जाती है कई बार। वेट, आ गया। तो हम कौन सा क्वेश्चन नंबर 28 हमने कर लिया था। 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। कुछ हम जानते हैं कानून जो है भारतीय संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा कानून है जो भारतीय संसद का उसमें काम नहीं है। तो राजद्रोह का कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, स्वीट वेंडर्स या पथ विक्रेता जो विनियम अधिनियम है उसे, या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो हम सब लोग जानते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम हुआ, या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हुआ, या विक्रेता विनिमय अधिनियम हुआ, ये सब जो है संविधान के द्वारा जो भारतीय संसद के द्वारा जो पारित किए जाते हैं। लेकिन राजद्रोह का कानून भारतीय संसद द्वारा जो है ये पारित नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 क्या है, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक राज्य को जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। एक राज्य को जीएसटी जो वस्तु और सेवा कर है, एक तरह का मतलब जीएसटी जो है वस्तु और सेवा कर है के वितरण से संबंधित विवाद जो है दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। नदी जल के बंटवारे से संबंधित विवाद भी दो राज्यों के बीच के मामला है। तो इनमें से कौन सा जो है आपका आंसर होगा करेक्ट, हमारा ऑप्शन कौन है सही उत्तर का। देखिए, एक राज्य जीएसटी जो है वस्तु और सेवा कर है, ये वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच का विवाद का मामला है, तो ये राज्य का नहीं, ये केंद्र का मामला हो जाता है। नदी के जल के बंटवारा जो है दो राज्यों के बीच का विवाद हो सकता है, जैसे कि अभी दिल्ली में जो है पानी की समस्या हो रही है, तो दिल्ली और हरियाणा के बीच में जो है ये विवाद चल रहा है, तो ये जो है पानी का जो बंटवारा है ये जो है राज्यों का हो सकता है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। इसमें से कौन सी शब्दावली है जो प्रवासी मजदूर को जो है दर्शाती है। तो देखिए, संगठित जो कार्यबल है, लेबर चौक है, भू मालिक है, या प्रशिक्षित तकनीशियन है। तो अगर हम प्रवासी मजदूर की बात करें तो एक जो लेबर चौक है ये जो है प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अच्छा, दादन व्यवस्था बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। दादन व्यवस्था क्या था, तो दादन व्यवस्था पता है क्या था, ये व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था थी। तो यहाँ पे देखिए, दासी और स्वामी के बीच की नहीं थी, व्यापारी और बुनकरों, यस, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था थी, जिसमें व्यापारी जो है कच्चा माल जो है बुनकरों को तक उपलब्ध कराता था, अब जो तैयार माल है वो प्राप्त करता था व्यापारी। तो बुनकरों तक जो है कच्चा माल जो है उनको उपलब्ध करवाता था और तैयार माल वहाँ से प्राप्त करता था। ठीक है, तो ये जो है दादन व्यवस्था थी, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, देखिए, भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों पर को पढ़िए। क्या है, लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। जो लोकतंत्र है मुक्त और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है जनता द्वारा जो चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। जनता के द्वारा जो व्यक्ति चुन कर आते हैं उनको ही, उनके पास ही ये अधिकार होना चाहिए लोकतंत्र के द्वारा, लोकतंत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये दोनों ही बात करेक्ट है, तो इसमें जो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों। ठीक है, रोनित के पापा चाहते हैं कि वो अच्छे अंक प्राप्त करे ताकि उसके पास जो है नौकरी के अच्छे मौके अवसर मिले। लक्ष्मी लकड़ा 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी। उपरोक्त कथन में से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के रूप में, उदाहरण के रूप में जो है प्रयोग कर सकते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ने के रूप में। तो यहाँ पे रोनित के अंकल चाहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणा, क्योंकि यहाँ पे जो है लक्ष्मी लकड़ा
लक्ष्मी एक लड़की है और ये भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी, जहाँ पे पुरुष ज़्यादातर होते हैं तो महिला, तो ये जो है एक तरह से रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ा कि लड़कियां भी इसमें भी आगे आ सकती हैं। लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि लड़कियां जो है घर में काम कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लोगों की बातों को झूठ कराते हुए क्या है कि यहाँ पे इंजन चालक बनी, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ने का एक उदाहरण बन सकता है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता मिली है? भारत में जो स्वास्थ्य का अधिकार है ये किस प्रकार के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली है? तो स्वास्थ्य का अधिकार एक जीवन का अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत। तो स्वतंत्रता समानता नहीं, ना ही निजता का अधिकार, ये जीवन का अधिकार है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। भारतीय संविधान में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है, मतलब 67। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य या पुलिस? तो पुलिस नहीं होगा, इसमें हमारा जो है राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य। तो ए बी सी पहला ऑप्शन ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस कैसे ये काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल भी नहीं, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के महान्यायवादी? तो भारत का अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही उसका मुखिया होता है। और उच्चतम न्यायालय में वही बताया था मैंने, सदस्यों की जो संख्या है 34 है, जिसमें 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश होता है। इसका कार्यकाल कई बार पूछ देता है, तो याद रखिएगा इसका कार्यकाल जो है 65 वर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य? फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तमिल जो है पहला राज्य बना था जिसने मध्याह्न भोजन शुरू किया था, जिसमें बच्चों को जो है स्कूल में ही दोपहर में जो है भोजन उपलब्ध कराया गया। नहीं तो क्या होता था पहले कि बच्चे जो है आते थे स्कूल और दोपहर में खाना खाने जाते थे घर और वापस जो है वो आते ही नहीं थे, तो इसीलिए जो है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था और तमिल जो है इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास और कार्यान्वयन कर रही है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार जो है योजनाओं का विकास और कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? किस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? तो लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, 3, 4, तो कई सारे लक्ष्य हैं, उसमें लक्ष्य 2 को जो है पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो है हमने इसके सेकंड में हमने जो है 12 क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी कर लिए। सेकंड हमारा ये PYQ था, सेकंड पेपर। अब नेक्स्ट जो है हम PYQ उठाएंगे तो उसमें भी जो है हम क्वेश्चन करेंगे। मैं टोटल आप लोगों को आज 60 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ और इस क्वेश्चन को करने के बाद जो है आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगा कि किस तरह से सिविक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और काफ़ी हद तक जो है इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। तो इन क्वेश्चन को जो भी आप कर रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से कीजिए ताकि ये क्वेश्चन आए तो आपका वो गलत ना हो, और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ उसको जरूर लिखते हुए चलिए, ठीक है। ज़्यादातर सिविक्स में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिर से 28, हाँ देखिए क्या है, फिर से विविधता से क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है, तो इनमें से किसको जो है भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है? लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके को, बिल्कुल, क्योंकि लोगों के जो है रीति रिवाज अलग अलग है, तो ये भी विविधता का एक उदाहरण है। झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी जो है विविधता का एक उदाहरण है। विभिन्न संस्कृतियों द्वारा लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, अलग अलग संस्कृति है तो लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, ये भी सबकी संस्कृति भी अलग अलग है। राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है ABCD ये चारों ही आप लोगों का जो है विविधता का उदाहरण है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं, क्योंकि ये हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल है, हम इतने पता चल चुका है चीज़ें कि इसको अगर हम नहीं भी पढ़े होंगे तो इसके आंसर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा कर सकते हैं। मतलब कि एक विशेष समुदाय जैसे आदिवासी हुआ, इसको रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा कर सकता है। क्या पैदा कर सकता है? सराहना, पक्षपाती राय बनाना,
या भेदभाव करना या उपहास उड़ाना। तो देखिए जो आदिवासी के लेकर रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, तो ये इन लोगों के विरुद्ध जो है लोगों को पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना और उपहास उड़ाने जैसे कार्य मतलब हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे BCD कहाँ पर है? सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? हाँ, कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के 3 अंग क्या है? ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, क्या दर्शाता है? तो सबसे पहले जो शक्तियों का बंटवारा है, सरकार के जो 3 अंग है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच जो है समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, यह क्या दर्शाता है? तो ये जो है क्या दर्शाता है? प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। बिल्कुल, हर एक अंग दूसरे अंग पर जो है क्या करता है? अंकुश लगाता है। तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकार के तहत काम करते हैं। तो क्या ये चीज़ जो है करेक्ट है? तो बिल्कुल सही बात है कि सभी जो तीनों अंग है ये अपने अपने क्षेत्राधिकार के तहत ही काम करते हैं। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादियों की रक्षा करता है? नहीं। यह प्रावधान केंद्र राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों को सुनिश्चित करता है? नहीं। तो पहला और A और B जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जो तीनों अंग है, सरकार के जो तीनों अंग हैं, ये सभी जो है एक दूसरे से जो है संबंधित हैं। ठीक है, दूसरे पर जो है क्या है? अंकुश रखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारत का राष्ट्रपति मुखिया कौन है? भारत का जो राष्ट्रपति मुखिया है होता है वो कौन होता है? तो राज्य सरकार, संसद या संघीय मंत्रिमंडल। तो इनमें से कौन होता है? तो इसमें से जो है आप लोगों का जो राज्य देखिए इसमें आप लोगों से क्या है? भारत के राष्ट्रपति मुखिया होता है, वो किसका मुखिया होता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसका मुखिया होता है? तो वो राज्य का मुखिया होता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसका मुखिया होता है? सरकार या संसद या संघीय मंत्रिमंडल का नहीं, बल्कि राज्य का जो है ये क्या होता है? मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? मतलब इनमें से कौन सा है जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना जो है कम होती है? किस स्थिति में? तो किस स्थिति में? देखिए, घर में टोकरी बनाने, निर्माण स्थल, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, जंगल से लकड़ियां चुनने में। तो किस स्थिति में भूमिहीन जो खेतिहर मजदूर है पाए जाने की संभावना कम है? तो ये फैक्ट्री वाला जो है ये जो है एक मजदूर नहीं हो सकता। बाकी घर में टोकरी बनाना, निर्माण स्थल, जंगल में लकड़ियां बुनना, ये जो है हो सकते हैं। कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के रूप में जो है ये जो है एक भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में पाए जाने की संभावना, इसे हम नहीं कह सकते। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर केवल थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। हाँ, भोपाल जो गैस त्रासदी हुआ था उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। जो गैस त्रासदी हुआ था 1984 में, भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम पर भी पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का जो अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, इसमें प्रदूषण मुक्त हवा, पानी का अधिकार भी शामिल है। तो बिल्कुल देखिए, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, पानी के अधिकार जो है जीवन के अधिकार में शामिल किया गया, तो ये बात सही है। तो चाहे वो आपका प्रदूषण है, आपका वातावरण है, हवा है, पानी, ये सब जीवन के अधिकार में ही आते हैं। आपका जीविका उपार्जन भी आपके जीवन अधिकार में ही आता है अनुच्छेद 21 के तहत। तो यहाँ पे ए तो गलत है क्योंकि उस टाइम पर भी पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाए गए थे, तो ये बोल रहा है नहीं बनाए गए थे। ठीक है, और बी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे ए गलत, बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है ये क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? ठीक है, कौन सा जो है सहायक होगा? शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना। बिल्कुल, अगर मान लो कि कोई कार्यस्थल पे काम, जैसे आजकल जो है ना क्रच खुले हुए हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं उसी के पास में, तो कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में, ताकि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही इक्वली काम कर सके, तो वहाँ पे जो है उनके पास जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है तो उसके लिए जो है व्यवस्था करना। तो ये जो है शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे। तो कम घंटे क्या ये सही है? नहीं,
कम घंटे तो फिर समानता की बात कहाँ है, बल्कि समान वेतन मिले, शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना कर दी जाए। ऐसा ना कि मतलब कि महिलाओं को जो है कम वेतन दे दें, या महिला कर्मचारी है तो क्योंकि वो बच्चे देख रही है तो उसका जो है कम वेतन, नहीं, बल्कि उसके लिए जो एक व्यवस्था कर दी जाए कि वहाँ पे जो है बच्चों को देखभाल करने के लिए कोई जगह हो जहाँ पे वो जो है बीच बीच में जाके देख सके। तो ए और बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कहाँ पर ए और बी है, देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है, देखिए, बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है। तो ये क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। महिलाओं की तुलना में पुरुष जो है शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं, तो ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे महिला और पुरुष को लेकर जो वो किया गया है विवेचना, ये जो है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकेंड। ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखिए, सरकार के तीनों अंग, अभी मैंने बताया था ना सरकार के 3 अंग कौन से हैं, भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं। यह डैश कहलाता है, शक्तियों का विभाजन, अभिकेंद्रीयवाद, या शक्तियों का बंटवारा, या राज्य संघ। तो शक्तियों का बंटवारा करता है, ठीक है। जो ये तीनों अंग है अधिकारों का पालन करता है, और ये जो है शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बन गया था? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य का हिस्सा बनाया गया था? तो देखिए, हमारी मिश्रित संस्कृति के समृद्ध धरोहर को सम्मान मान देना, उसको सुरक्षित रखना, ये माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, भारत में संप्रभुता, एकता, अखंडता के संभालना और सुरक्षित रखना, जन संपत्ति की सुरक्षा करना, और शपथ पूर्वक हिंसा को त्याग देना। तो यहाँ पे पूछा है कि 2002 में जो है मौलिक कर्तव्य बना था, तो वो ये था कि भारत में जो माता पिता है ना, वो जो भी अभिभावक हैं 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, जिसे कि मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था कि ये उनका कर्तव्य है कि उनको ये शिक्षा का अवसर प्रदान वो करे। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है? किस स्थिति में जो भारत की जो न्यायपालिका है उसके पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को जो है वो रद्द कर सकती है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो कौन सा है, देखिए, जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, जो संविधान बनाया गया है, अगर उसका जो भी कोई कानून पारित किया गया है, अगर वो कानून संविधान के ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वो जो है भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसका जो है संसद द्वारा पारित कानून को जो है वो न्यायपालिका जो है उसे रद्द कर सकती है। जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को ऐसा करने के लिए निर्देश दे, नहीं, जब संसद द्वारा पारित कानून को कोई समूह का समर्थन नहीं मिलता, ऐसा नहीं, जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेश है, तो इन तीनों ही स्थिति में नहीं, बल्कि अगर वो कानून संविधान के आधारभूत जो ढांचा है, जो उसका आधार है, जो उसका पिलर, उसका उल्लंघन करती है, तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, समाज में कुछ समूहों का हास्याकरण संभावनीय है क्योंकि वे भिन्न भाषा बोलते हैं, इसलिए, बिल्कुल, इसलिए भी उनका हास्याकरण किया जाता है। मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, बिल्कुल। अस्वीकार्य सामाजिक समूह से आते हैं, नहीं। बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले में किसी भी दूसरे धर्म से होते हैं, मतलब बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले में किसी दूसरे धर्म से और उनकी संख्या कम होती है तो भी इनका हास्याकरण। तो यहाँ पे ए, बी और डी करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर 12 क्वेश्चन है तो इसमें 3 जो क्वेश्चन है आपको याद करने की जरूरत है, बाकी जो आपके 8 से 9 क्वेश्चन है ना, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही हैं, ठीक है। जो विविधता से होगा, हास्याकरण से होगा, आदिवासी समूह से होगा, ये मतलब इस तरह से होगा जिसको आप बहुत ही ईजिली सोच समझ के करेंगे तो कर लेंगे, इतना तो हम लोग मतलब इस लेवल पर आकर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आदिवासी और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का जो है चयन करना है, ठीक है। आदिवासी और विकास के संबंध में जो गलत कथन है उसका चयन करना है। विभिन्न कारणों से आदिवासियों को बगाने में मजदूरों, घरेलू कर्मचारी आदि के रूप में जीने के लिए प्रवास करने हेतु अधिकाधिक विवश किया जाता है। तो क्या ये बात सही है? कौन सा कथन गलत है? तो ये बात तो सही कह रहा है, ठीक है। आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो वो उनके आय का एकमात्र स्रोत भी छीन जाता है।
तो ये कथन क्या आपका गलत है आदिवासियों और विकास के संबंध में? तो बिल्कुल ये जो है आपका गलत है। उनका एकमात्र स्रोत भी छिन जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब उन्हें विस्थापित किया जाता है तो आदिवासी अपने आय के स्रोत के साथ अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को गवा देते हैं, ऐसा नहीं है। जब आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है तो वे गरीबी और अभाव के जाल में फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है गलत है आदिवासी और विकास के संदर्भ में, कि आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का जो एकमात्र स्रोत है वो छिन जाता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है आदिवासियों के बारे में जो है जो कथन है ये जो है आपका करेक्ट है, कि अगर आदिवासी विस्थापित किए जाते हैं तो वो गरीबी और अभाव के जाल में फंसते चले जाते हैं। ठीक है, या उन्हें विस्थापित किया जाता है तो साथ साथ में उनकी परंपराएं और रीति रिवाज भी वो गवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है सही है, लेकिन इनके विकास के संबंध में जो गलत कथन है वो सेकेंड है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने कुछ शायद गलत बोल दिया था, टंग ऑफ स्लिप हो गया, कि ये याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, आदिवासी और विकास के संबंध में पूछा है, गलत कथन का चयन करने के लिए। तो बाकी जो आदिवासियों के संबंध में है ये चीज़ें सही हैं। ठीक है, मतलब कि आदिवासियों को बागानों में जो है मजदूरों, घरेलू कर्मचारियों आदि के रूप में जीने के लिए जो है प्रवास करने हेतु अधिकाधिक विवश किया जाता है, तो ये बात जो है सही है। ठीक है, जब उन्हें विस्थापित किया जाता है तो उसके साथ ही जो है आदिवासी जो है अपने आय का जो स्रोत होता है उसके साथ साथ अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को भी गवा देते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है तो वो गरीबी और अभाव के जाल में और फंसते चले जाते हैं, लेकिन आदिवासी जब विस्थापित किया जाता है तो उनके आय का एकमात्र जो स्रोत है वो नहीं छीना जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती है सभी क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, ये क्वेश्चन जो है सभी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये मैं नेक्स्ट पेपर ले चुकी हूँ। ठीक है, और इसमें जो है कथन ए और बी को हमें पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, कथन ए क्या बोल रहा है, पद राज्य और सरकार का अंतर्बल नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है कि जो राज्य है और सरकार इनका अंतर्बदल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। सरकार जो है कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही बात है। सरकार जो है कानून बनाती है, उसे लागू करने के लिए जो है उत्तरदायी है, जबकि राज्य जो है एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही कथन जो है करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। दो कथन दिए थे, दोनों ही सही है, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कथन ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए क्या बोल रहा है, केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न हैं। केरल और लद्दाख, जो कि केरल जो है दक्षिण भारत और वहीं पर जो है लद्दाख उत्तर भारत का राज्य है। ठीक है, तो इनकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं जाहिर सी बात है भिन्न है, एक बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है और एक जो है हमारा जो है किसके समुद्र के किनारे पर है, किंतु उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी रहा है। जो इनका इतिहास है समान सांस्कृतिक प्रभावों का जो है क्या है, साक्षी रहा है, बिल्कुल सही बात है। इतिहास और भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी कथन ए और कथन आर दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। केरल और लद्दाख की देखिए सब हम जाहिर सी बात है नॉर्मल पता आप नहीं भी ये क्वेश्चन आता होगा तभी भी कर लेंगे कि दोनों की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं डिफरेंस, मतलब दोनों में ही जो अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि केरल जो है एक दक्षिण भारत का राज्य है जो कि समुद्र के किनारे, वहीं पर लद्दाख जो है पहाड़ों में मतलब पहाड़ी इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ मतलब वो पड़ती है, किंतु उनका इतिहास जो है समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी रहा है। इन दोनों का इतिहास और भूगोल अक्सर जो क्षेत्र है क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे हुए हैं, तो दोनों ही बात करेक्ट है और यहाँ पे आज जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे भी कथन ए जो है हमारा करेक्ट, मतलब एक जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डैश एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनैतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। तो कौन सा एक ऐसा संगठन है या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई भी राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है? तो जाहिर सी बात है सरकार, मंत्रिमंडल या संसद या न्यायपालिका तो नहीं, इन सब के बीच में हमारा क्या आता है, हमारे देश के जो समय सरकार चलाता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसमें थोड़ा आपको अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के संघर्ष,
ठीक है, जो नए किसान बिल आया उसके खिलाफ जो है किसानों का संघर्ष, जिसे केंद्र की सरकार ने 2021 में वापस ले लिया था, के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें। तो ये 2 कथन दे रखा है, ये अभी हाल का ही उससे जोड़कर जो ये प्रश्न है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो लोकतांत्रिक सरकार है इसमें लोग जो है अगर कोई चीज़ समझ में नहीं, पसंद नहीं आ रही है तो उसका जो है क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, और अपनी असहमति दिखाते हैं, मतलब उनका एक तरीका है अपना जो है विरोध करने का, जिसमें प्रदर्शन करते हैं या वो जो है धरने पर बैठते हैं। तो ये उनका जो है इनका जो है एक इनको स्वतंत्रता मिली हुई है ये अपनी असहमति दिखाने का। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो ये क्या करेक्ट है, बिल्कुल ये भी आपका सही है कि इसको जो है अपना निर्णय बदलना पड़ा था क्योंकि ये भी जनता के प्रति जो है जो क्या है, जिम्मेदार है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही है। तो देखिए यहाँ पे ए सही बी सही, तो हमारा दोनों सही, तो दोनों ऑप्शन जो है थर्ड में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। कथन ए क्या है, देखिए कथन ए क्या बोल रहा है, खेतिहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। तो ये बात सही है, जो खेतिहर मजदूर होते हैं उन्हें कम मजदूरी पर भी काम वो कर लेते हैं। ये मजदूर साल भर कमाई करते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, साल भर इनकी कमाई नहीं चलती, बल्कि एक बार फसल होने के बाद जब बेचते हैं तब इनको फसल का अपना जो है जो भी इनका होता है वो मिलता है। तो ऐसा नहीं कि साल भर कमाई करते रहते हैं, 6 महीने में 4 महीने में इनका जब बेचते हैं तब जाके एक फसल होती है, फिर उसके बाद जो बेचेंगे तब इनको जो अपनी कमाई मिलती है। तो यहाँ पे ए सही है, आर जो है आपका गलत है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो दोनों सही है, यहाँ पे भी दोनों सही है, यहाँ पे दोनों गलत बता दिए, थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है। मतलब स्वरोजगार का जो है एक कौन सा इसमें से उदाहरण है। जमींदार के घर पर काम करना, जब हम दूसरे के घर पे जा रहे हैं काम करने तो ये स्वरोजगार तो हुआ नहीं। आंगनवाड़ी कर्मी, ये भी जो है सरकारी काम हो गया, आपको सरकार की जो है नौकर बने, आपका खुद का रोजगार नहीं है। गाँव के एक विद्यालय की एक शिक्षिका, गाँव का एक विद्यालय है उसमें आप शिक्षक के तौर पर पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, आपका स्वरोजगार हुआ, बिल्कुल नहीं। शहर के बाजार में मछली बेचती एक महिला, उसका अपना ये रोजगार है। आप अपना स्कूल चला रहे हैं या अपना कोई सब्जी बेच रहे हैं या अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो आपका स्वरोजगार हुआ। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्या इस क्वेश्चन को आपको रटने की जरूरत है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जो है सिविक्स के क्वेश्चंस को मैं बार बार कहती हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे दिख जाएंगे कि जो कि पंचायत से आ सकता है, राज्यसभा लोकसभा से आ सकता है, जिससे कि मैं चीज़ें जो है कितने लेवल तक आ सकता है। ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, जो चीज़ें मतलब अभी तक हमने जो किया जिससे फैक्ट्स बन सकते थे वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताया। कई आजकल जो क्वेश्चन है ना गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप स्टेटमेंट जो है लंबे लंबे देते हैं और आप उसे ध्यान से नहीं पढ़ते। तो आपका जो है ये काम है कि स्टेटमेंट थोड़ा सही से अच्छे से पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर गलत ना हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप उसी को पढ़ते रह जाना, थोड़ा सा अपना माइंड शार्प करके, मतलब शांत करके टाइमली अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचना है। अब नेक्स्ट करते हैं 34 क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, देखिए निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन क्या है, जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार माध्यम मीडिया द्वारा मसौदा तैयार क्या किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, जनमत को प्रभावित करने के लिए जो संचार मीडिया जो मीडिया है इसको जो है मसौदा तय किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा मसौदा तय किया जाना चाहिए। संचार माध्यम जो मीडिया है कि व्यवसायिक घरानों से निकट संबंध है। तो क्या ये बात सही है, तो यहाँ पे बताओ तो दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे जो है मीडिया का इसका व्यवसायिक घरानों से संबंध है, लेकिन ये जो है कथन की व्याख्या सही नहीं कर पा रहा है। मीडिया जो है मीडिया द्वारा मसौदा तैयार किया जाना चाहिए, तो किस तरीके से इस पर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तो सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पे क्या है, देखिए निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है। ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा है समाज में जो है लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, महिला और पुरुषों के काम को अलग अलग भाव या महत्व देना। तो क्योंकि लिंग के आधार पर महिला और पुरुष
एक महिला है एक पुरुष है, तो लिंग के आधार पर इनमें असमानता है और इनमें भेदभाव क्या किया जा रहा है कि इनके काम का जो है अलग अलग भाव दिया जा रहा है। बालिका शिक्षा के लिए प्रावधान, ये तो भेदभाव नहीं हुआ। दहेज प्रथा को कम करना, ये भी नहीं। विद्यालयों में लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बढ़ाना, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन जिसमें लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है कि उनके काम का उन्हें अलग अलग वेतन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं। मतलब इनमें से जो है संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन सा सिद्धांत है जो वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित कर रहा है, तो कौन सा होगा देखिए, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता और प्रजातांत्रिक। तो यहाँ पे सबसे सही बात बताओ तो भाईचारा जो है ये इसको हतोत्साहित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, धर्मनिरपेक्षता से भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है वो क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है देखिए, सभी धर्म समान प्रतिष्ठा पाते हैं, बिल्कुल। राज्य भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है। जो राज्य है ये जो है जो भारत के नागरिक है या नागरिकों के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन है उसको नियंत्रित कर सकता है, बिल्कुल। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, बिल्कुल। राज्य का अपना धर्म नहीं, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य जो है भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, राज्य भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है और सभी धर्मों के प्रति समान प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पे ABC करेक्ट है, देखिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्या है क्वेश्चन नंबर 38, किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनत आने पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसके तहत जो है किसी भी नागरिक को कम उसके मेहनत आने का कम उसे जो है पेमेंट देना या उसका जो है मेहनत आना कम देना या बंधुआ मजदूर के तौर पे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल नहीं। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस अधिकार के तहत जो है कभी भी किसी को भी जो है उसके काम करने के उसका जितना मेहनत है उसका मेहनत आना कम नहीं दिया जाना चाहिए या बंधुआ मजदूर के तौर पे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्या है देखिए, सामाजिक हाशियाकरण के संदर्भ में घेटोआइजेशन, ठीक है, एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों को बहुत ज़्यादा आबादी होती है। यह डैश के कारण संभव है। ये क्यों होता है, कौन सा कारण होता है, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारण हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। बेहतर नौकरी के अवसर और दाम्पत्य साथी के लिए नहीं। अकाट्य स्थितियों जैसे भय या देश के कारण, बिल्कुल ये भी हो सकता है। और समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो ACD कहाँ पर है, ACD थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, ऐसे कारणों का पहचान कीजिए जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बगान मजदूरों, निर्माण कार्य के मजदूरों और औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिया है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें, वन नीतियाँ, आर्थिक परिवर्तन, जलवायु की स्थितियाँ या राज्य द्वारा राजनीतिक बल। तो क्या होगा, वन नीतियाँ, बिल्कुल सही बात है। आपका आर्थिक परिवर्तन भी आ जाएगा और इसके अंतर्गत जो है जलवायु की स्थितियाँ नहीं, राज्य द्वारा जो राजनीतिक बल है ये भी आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बगान मजदूरों का निर्माण कार्य के लिए मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोत से विस्थापित करने में योगदान दिया है। तो यहाँ पे वन नीतियाँ हो गई, आर्थिक परिवर्तन और राज्य के द्वारा राजनीतिक बल। ACD कहाँ पर है, ACD, एक मिनट, यहाँ पे ACD आर्थिक नीतियाँ और क्या है उसके बाद ABD, ACD नहीं है, जलवायु की स्थिति तो नहीं है, ABD तो कहाँ पर है, सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है हमने लगभग जो है कितने क्वेश्चन किए, लगभग 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो है ये 50 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने देखा उसको अगर आप ले लें तो कम से कम आपके 60 क्वेश्चन तो तैयार
हुए ही हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि ये नहीं कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए कितना है, जो ये क्वेश्चंस किए हैं क्या ये आपको समझ में आए हैं, क्या इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या वो आप कर लेंगे, ये मायने रखता है। तो अगर आपने इन वीडियो को सही से नहीं देखा, अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और मैं यही बोल रही हूँ, अभी भी 6 to 8 की जो सिविक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको थोड़ा सा जो है इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जो है इसमें अगर 12-13 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 8-9 तो आप आराम से लेकर आ जाएंगे, अगर आप लोग नहीं ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जाते हैं। हाँ, मान सकते हो कि अगर किसी को पंचायती राज व्यवस्था या लोकसभा, राज्यसभा या संसद से कोई क्वेश्चन आ जाए तो 1% के लिए लोगों को डाउट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन करने के बाद आप जो है जब नेक्स्ट पेपर करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो है तैयारी एक लेवल की होगी। आप अपनी तैयारी को यहाँ पर एक तरह अच्छे से जान सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। सिविक्स का मैं एनसीईआरटी नहीं करवा पाई थी, मेरी कोशिश थी कि मैं करवा दूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास और भी सारी चीज़ें हैं, मैं क्लासेस जो है आप लोगों के सिंगल मैं ही लेती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको सही तरीके से जो है गाइड कर सकूँ, जिससे वो सही डायरेक्शन में पढ़ें। और उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से किया होगा और आने वाले जो आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम है उसमें जो है आप बेहतर इसमें प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। तो आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।